हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नकदी फसलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं। तो आज इसी पे जो है वीडियो आधारित होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। नकदी फसलें यानी व्यापारिक फसलें। क्या होती है नकदी फसलें? ठीक है, तो नकदी जो है या व्यापारिक फसलों में उन व्यापारिक फसलों को यानी नकदी फसलों में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यापारिक या नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जो उद्योग इंडस्ट्रीज़ को क्या है, कच्चा माल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कपास की, तो कपास क्या होता है? कपास एक व्यापारिक फसल है, हम उसको खाते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको हम हम व्यापार के तौर पे यूज़ करते हैं। यानी जब हम उसकी फसल लगती है तो उसमें जो रुई निकलती है, कॉटन निकलती है, उसको क्या किया जाता है, वो कच्चा माल हो गया धागे बनने के लिए, जो कपड़े क्लॉथ बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कच्चा माल हो गया, तो ये फैक्ट्रियों में जाता है, इसके बाद धागे बनते हैं और धागे से फिर जो है आगे चीज़ें प्रोसेस होती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें काफ़ी या चाय की, तो चाय से क्या होता है कि हम पत्तियों को क्या है कि हम पत्ता तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं उसको जो भी उसकी प्रोसेस है इंडस्ट्री में वो जाती है और उसके बाद फिर उससे जो है चाय बनाई जाती है। तो कहने का बेसिक मतलब ये है कि जो नकदी फसलें होती हैं या व्यापारिक फसलें होती हैं वो उद्योगों के कच्चे माल के तौर पे जो है प्रयोग किया जाता है या उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, अब नकदी फसलें कौन कौन सी है? तो नकदी या अथवा व्यापारिक फसलों में रबर हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, कहवा, शायद कहवा और कॉफ़ी एक ही है, दो बार हो गया है, तम्बाकू, जूट और कपास। ठीक है, यानी रबर, कॉफ़ी, चाय, तम्बाकू, जूट और कपास, ये जो है व्यापारिक फसलों में मुख्य रूप से शामिल है। एक आध दो और हैं, लेकिन पर मुख्य रूप से जो है यही व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गन्ना की। यहाँ गन्ना नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर जो है इसकी जगह पे गन्ना ही था। ठीक है, गन्ना, गन्ना। ठीक, तो कौन कौन से? गन्ना हो गया, जिससे गन्ना से जो शक्कर बनाई जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए वो भी रॉ मटेरियल हो गया। तो कौन कौन सी व्यापारिक फसलें हैं? रबर, गन्ना, चाय, कहवा, तंबाकू, जूट और कपास। इस तरह से जो ये प्रमुख तौर पे जो है क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। अब सबसे पहला जो है वो आता है गन्ना। ठीक है, शुगर कैन जिसे कहते हैं। गन्ना जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। दोस्तों, इसके पहले जो हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था धान, तो धान की भी जो किस कुल का है, ग्रेमनी कुल का है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आजकल एग्रीकल्चर भी शामिल है ऑब्जेक्टिव में, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एमपी पीसीएस हो या दूसरे स्टेट के पीसीएस, यूपी, बिहार, जो जितने हिंदी भाषी राज्य हैं सभी में जो है, इसके अलावा और भी राज्य है, ऐसी बात नहीं है। तो मुख्य तौर पे यहाँ जो है ये चीज़ें पूछी जाती है। तो गन्ना किस कुल का है? ठीक है, तो ग्रेमनी कुल का पौधा है। ठीक, तो ये इसको जो है विशेष तौर पे याद रखिएगा। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला पौधा है। अब उष्णकटिबंधीय क्या हुआ? तो दोस्तों, उष्ण जो कटिबंधीय है, मैंने आपको पिछले बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच का भाग जो है उष्ण कटिबंधीय कहलाया जाता है। बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक, यानी ये पृथ्वी है, ये तो हो गई इक्वेटर, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, इसके जो बीच का भाग पूरा होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कहलाता है, क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। ठीक है, इसके बाद गेहूं का नंबर आता है, लेकिन सर्वाधिक सिंचित फसल कौन है? गन्ना है। प्रश्न पूछा जा चुका है। गन्ने के बाद दूसरी नंबर पे आता है गेहूं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये है गन्ना। ठीक, आप देख रहे होंगे, आप इसे एक बार काट लेंगे, सिंचित कर देंगे, फिर से ये उगाएगा। ठीक है, तो एक से दो बार ज़्यादा जो है फसल, एक से ज़्यादा बार जो है फसल गन्ने की ली जाती है। तो ये गन्ना है। ठीक है, चीनी के उपभोग में भारत प्रथम स्थान है। दोस्तों, चीनी का बहुत उत्पादन में नहीं है, लेकिन उपभोग बहुत करता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में होता है, लेकिन उपभोग जो है भारत करता है बहुत, हर चीज़ में चीनी। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा भारत में पिए जाने वाला पेय जो है चाय है। सबसे ज़्यादा चाय चीनी तो चाय में लगती है। ठीक है, तो उपभोग में प्रथम स्थान पे है। देश में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? यूपी में होता है। ठीक है,
वो अलग बात है कि उसमें रस की जो मात्रा होती है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सर्वाधिक गन्ना अलग, उत्पादन अलग होता है, उस गन्ने में रस ज़्यादा कहाँ निकलता है, ये अलग चीज़ है। तो सर्वाधिक जो गन्ना है वो यूपी में होता है, और चीनी उत्पादन भी जो है यूपी में होता है, किंतु सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और जो सबसे ज़्यादा रस निकलता है वो साउथ के जो गन्ने हैं उसमें जो है ज़्यादा रस निकलता है। ठीक है, तो सर्वाधिक गन्ना यूपी हो गया, और चीनी उत्पादन भी कहाँ होता है, अपने यूपी में होता है, बट चीनी मिले सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जो गन्ना होता है उसका 45% अकेले जो उत्पादन जो है कहाँ होता है, वो यूपी में होता है। दक्षिण भारत की भी हम बात करते हैं। दक्षिण भारत की जलवायु अर्ध होने के कारण जो है दक्षिण भारत का गन्ना उत्तर भारत की अपेक्षा क्या है, रसीला होता है, यानी ज़्यादा रस होता है। अगर यहाँ पर अगर 1 गिलास गन्ने की हम बात करें तो साउथ के गन्ने में एक एक गन्ने में ही, एक गन्ने का जो थोड़ा सा टुकड़ा होता है ना, उसमें 1 गिलास भर जाएगा, बट जो उत्तर का है उसमें इतना नहीं होता है। ठीक है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गन्ने की बहुत मांग है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हम गन्ने के रस में। ठीक है, इसके बाद जो है गन्ने के रस में चीनी की मात्रा इतने % होती है। विश्व में सर्वाधिक गन्ने की उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है हवाई द्वीप में होती है। ठीक है, हवाई द्वीप कहाँ है, हवाई द्वीप आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों मैं एक वर्ल्ड मैप जो है आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा देश कहाँ अवस्थित है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत को आपने जाना कि भारत कहाँ पे, भारत कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है, उसी प्रकार विश्व में भी बहुत सारी चीज़ें जानने की विशेष तौर पे आवश्यकता है कि कौन सा देश कहाँ पर अवस्थित है। अगर मैं अभी कहूँ कि जर्मनी के बाजू में कौन सा देश है तो आप थोड़ी देर तक सोचते रह जाएंगे, गूगल करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है जर्मनी के देश में ये देश है, हवाई द्वीप के बाजू में ये है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, ब्राज़ील के बाजू में कौन सा है, कितने देशों से इक्वेटर गुजर रही है। मैंने अभी विक्टोरिया लेक पढ़ाया, तो विक्टोरिया लेक किनसे घिरी हुई है, तो आपको ये सब चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। तो प्रति हेक्टर जो सर्वाधिक है वो हवाई द्वीप में है, और दूसरा स्थान क्यूबा का आता है। ठीक है, चलिए, भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, क्योंकि हम गन्ना पी रहे हैं तो हमें मतलब गन्ने का जो है हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या है पता भी होना चाहिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। भारतीय गन्ना तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान तो कानपुर में है, लेकिन भारतीय गन्ना तकनीकी अनुसंधान लखनऊ में। दोनों चीज़ अलग अलग है, कन्फ्यूज़न पैदा करती है। प्रश्नों में यही पूछा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को चीज़ें सरल है पर कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली है। तो अगर चीनी की बात करेंगे तो कानपुर आएगा, लेकिन गन्ने की बात करेंगे तो लखनऊ आएगा। गन्ने के रस को तैयार करने में लगभग एक समय, हाँ ठीक है, गन्ने की फसल जो है 1 साल में तैयार होती है। विश्व में ब्राज़ील गन्ना और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रति हेक्टर तो क्यूबा हो गया, और दूसरे नंबर सॉरी हवाई द्वीप हो गया, दूसरे नंबर पे क्यूबा हो गया। लेकिन जो सर्वाधिक गन्ना और चीनी होती है विश्व में वो ब्राज़ील में होती है, दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टर अलग होता है, ओवरऑल अलग होता है। कपड़ा उद्योग के बाद जो है चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कपड़ा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। ठीक है, अगर हम बात करें ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए तब से जो है ये सब, इसके पहले से ही जो है बहुत सारी चीज़ें जो है होती रही हैं। अक्सर हमने पढ़ा है कि नील की खेती, ये सब चीज़ें पढ़ा है इतिहास में, तो ये जो है आज का नहीं है। तो कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी फसलें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सैलो एसीटेट बनाती है उन्हें C4 पौधे कहते हैं। मैंने ये क्यों रखा है, ये दोनों मैंने सेंटेंस क्यों रखा है, यानी दोनों लाइनें रखने के पीछे औचित्य क्या है। दोस्तों, ये दोनों लाइनें रखने के पीछे औचित्य ये है कि न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि C4 पौधे कौन कौन से हैं। तो C4 पौधे ध्यान रखिएगा, गेहूँ चावल नहीं है। ठीक है, C4 पौधे कौन कौन से हैं, मक्का गन्ना ज्वार अनानास सोयाबीन, ये है मक्का गन्ना ज्वार अनानास सोयाबीन मक्का, ये सभी C4 पौधे कुल के C4 हैं, ग्रेमिनी कुल के हैं। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि ऐसी फसलें जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं अपने, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसी के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है ऑक्सैलो एसिटेट बन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये पौधे, ये वाले जो पौधे बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन से, मक्का गन्ना ज्वार अनानास सोयाबीन मक्का, ये क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं।
ठीक है। इन्हें ही C4 पौधे कहते हैं। हर पौधे नहीं बनाते, यही बनाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, ये नाम अच्छी तरह से रट लीजिए। C4 पौधे कौन कौन से हैं। ग्रेमनी कुल का होता है गन्ना, ठीक है। तो इनको एक लिस्ट बना लीजिए, ग्रेमनी कुल के कौन कौन से हैं, C4 कौन कौन से हैं। याद करने में आसानी होगी, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक। गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए विशेष तौर पर इसको लिख लीजिएगा। मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन और मक्का, ये सभी जो है C4 कुल के पौधे होते हैं। अब C4 क्या होता है, तो ऐसी फसलें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी ये सारी फसलें क्या है, प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करते हैं ना, उसमें ऑक्सलो एसीटेट बनाते हैं। इसी कारण जो है इन्हें C4 पौधे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा गन्ना, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको ये बताया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो दूसरे तक भी जो है आसानी से पहुँचे, ठीक है। अब दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आप क्यों बोलता हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इतनी मेहनत से अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, इसको शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रबड़। रबड़ कैसे बनता है रबड़, तो रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। ये भी गन्ना की तरह उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। क्यों है भैया, मैंने बताया था ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस चीज़ को याद रखिएगा। रबड़ का जो मूल स्थान है वो अमेज़न की घाटी है, भारत का नहीं है, अमेज़न की घाटी बहुत बड़ी है। अमेज़न की घाटी पृथ्वी का हृदय, वो फेफड़े भी कहा जाता है अमेज़न की, जो पूरा घाटी पूरा वन है, ठीक है। तो रबड़ मूल स्थान क्या है, अमेज़न की घाटी यानी ब्राज़ील, ठीक है। थाईलैंड दुनिया का अग्रणी यानी प्राकृतिक उत्पादक है, रबड़ का उत्पादक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है प्राकृतिक का, थाईलैंड में। और उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, मूल स्थान अमेज़न है, ठीक है। विश्व में पारा किस्म का रबड़ सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। कौन सी किस्म का, पारा किस्म का जो है रबड़ सर्वोत्तम किस्म का माना गया है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है रबड़ के। अब रबड़ कैसे बनाया जाता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये पेड़ जो है ना, आप जो स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम रखने का आप मैं मतलब औचित्य यही है कि आप लोग समझ पाएँ। ये देख रहे हैं ना, ये पेड़ रबड़ के हैं, ठीक है। पहली बात क्या बताना चाहता हूँ मैं, ये पेड़ जो है ये रबड़ के पेड़ हैं। इसमें चीरा लगा दिया जाता है और देखिए ऐसी ऐसी धारी बना के नाली बना जाती है, यहाँ एक कटोरा रख दिया जाता है। इससे क्या होता है, सारा दूध जो है इस कटोरे में आ जाता है, ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर इसकी रबड़ बनाने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है रबड़ बनती है। तो ये पेड़ों से जो दूध निकलता है ना, इनसे रबड़ बनाया जाता है, ठीक है। तो रबड़ के वृक्ष से निकलने वाले दूध से ही रबड़ बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक किस्म का कौन सा जो है रबड़ होता है, तो पारा किस्म का जो है सर्वोत्तम, सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है, रबड़, ध्यान रखिएगा। तो रबड़ के वृक्ष से निकलने वाला दूसरी रबड़ जो है बनाया जाता है, ठीक है। ये एक बार डायग्राम आप इसको अच्छे से और देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पेड़ है और इसमें चीरा लगा के इसके जो है दूध है, इसको दूध को क्या करते हैं, चीरा लगा के दूध लेके और इकट्ठा करके बाद में फिर जो है फैक्ट्री में ले जाके इसको जो है रबड़ बनाने की प्रक्रिया को चालू करते हैं, ठीक है। चलिए अब रबड़ के उत्पादन के लिए कुछ कैसे मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जहाँ पर रबड़ का उत्पादन होगा, तो उच्च तापमान होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और उसकी जो मिट्टी है ना, लाल और लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। अब यही कारण है कि ये सर्वाधिक जो है कर्नाटक में पाया जाता है, साउथ में पाया जाता है, क्योंकि उधर गर्मी भी खूब पड़ती है और उस क्षेत्र में वर्षा भी हो जाती है। और लेटेराइट मिट्टी यानी पहाड़ी क्षेत्र होता है वो, और लाल पीली मिट्टी तो पाई जाती है, तो उस क्षेत्र के कारण जो है अनुकूल जो है दक्षिण में है, ठीक है। भारत में रबड़ के उत्पादन के अनुरूप परिस्थितियाँ दक्षिण भारत के राज्यों में जो है पाई जाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए भारत में केरल रबड़ उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, केरल, ठीक है। केरल जो राज्य है वो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। भारत प्रति हेक्टर रबड़ उत्पादन विश्व के सर्वाधिक है। भारत में जो है रबड़ तो बहुत जगह होता है, फिर बताया सर्वाधिक रबड़ प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड में होता है, लेकिन प्रति हेक्टर जो है वो भारत में होता है। किंतु भारत का रबड़ उत्पादन विश्व में चौथा स्थान है, पहला स्थान नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो है रबड़ के बारे में जो है छोटी सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा और छोटा सा भाग था,
ठीक है। अब इसी तरह से अलग अलग, अभी गन्ने का भाग आया था, अपन ने गन्ना पूरा पढ़ा, रबड़ पढ़ा, अब अगला जो आएगा वो कपास होगा। ठीक है। कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है। गन्ना था ग्रेमिनी, धान भी थी ग्रेमिनी, गेहूं भी था ग्रेमिनी, लेकिन कपास मालवेसी कुल का पौधा है। MPPCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। विश्व में कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, किंतु कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है। क्षेत्रफल होना अलग बात है और उत्पादन होना, दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं। तो विश्व में कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? भारत में है। किंतु कपास के उत्पादन में स्थान जो है चीन में है ना। उत्पादन चीन में होता है पर क्षेत्रफल सर्वाधिक भारत में है। चीन के बाद भारत कपास उत्पादन दूसरे स्थान पे है। चीन के बाद है, ये है कपास। ठीक है। इससे क्या निकलता है? कपास, रुई निकलती है। और रुई को कैसे मापते हैं दोस्तों? रुई को जो है ना गांठ से मापते हैं। ठीक है। जैसे अपन कुछ लेंगे तो किलो में, लीटर में लेंगे, लेकिन रुई को कैसे मापेंगे? तो उसको मापेंगे गांठ से। ठीक है। भारत में कपास की खेती काली मृदा, लावा मृदा, रेगुर मिट्टी में होती है। ठीक है। इसलिए कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? जब मैंने मृदा पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया तो उसे क्या कहा जाता है? कपासी मृदा कहा जाता है। क्यों? सर्वाधिक कपास काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी में ही होता है। ठीक है। भारत में कृषि के, ठीक है, भारत में जो है कपास के की कृषि क्रम से गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। दोस्तों आप जब जाएंगे ना साउथ में, तो आपको आंध्र प्रदेश और इधर क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र में आपको दूर दूर तक कपास ही कपास दिखेगा। ठीक है। मैंने इस चीज़ को देखा हुआ है, इसलिए ये मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस भी है कि जब आप कहीं जाएं तो उसमें वहाँ की जलवायु देख जाने, वहाँ के मिट्टियाँ जाने, वहाँ के खान पान जाने कि आखिर क्यों यहाँ यही चीज़ खाई जाती है। ठीक है। उसके पीछे आपको बहुत सारे अपने आप उत्तर मिल जाएंगे। और अपने आप जो है इस टाइप की जिज्ञासा होनी चाहिए कि अगर कहीं आप जा रहे हैं तो ये जानें कि उस क्षेत्र में क्या है। अब जैसे साउथ में अगर आप जाएंगे तो बहुत गर्मी पड़ेगी, जब गर्मी पड़ेगी तो खान पान भी उस हिसाब से चेंज होगा, वहाँ की एग्रीकल्चर चेंज होगी, है ना, आबो हवा चेंज होगी। ठीक है। और जो ये जो फॉरेस्ट होता है, वन होता है, ये भी चेंज होगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि भारत जो है कपास की क्रम से गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होती है। ठीक है। चलिए, पंजाब काली मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे संसाधन उचित, जैसे वहाँ पे पानी चाहिए, सब चीज़ें उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी जो है खेती आजकल करने लगे हैं। ठीक है। कनाडा में। इसके बाद नेक्स्ट है कपास उत्पादन में। ठीक है। कपास उत्पादन में गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जाता है। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कपास का कहाँ होता है? गुजरात में होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये खंडवा खरगोन है ना, यहाँ पर जो है खेती खेती की जाती है। गुजरात में देश का जो लगभग 34% उत्पादन जो है अकेले गुजरात ही करता है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि गुजरात ही अकेले 34%, लगभग 35% का उत्पादन जो है कपास का करता है। गुजरात में के बाद दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का। ठीक है। गुजरात का दूसरा स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग जो है कपड़ा उद्योग ही जो है। अब तीसरा टॉपिक है चाय। ठीक है। तो अब हाँ, अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा गन्ना। ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा रबड़। तीसरा टॉपिक था जो है वो था कपास। ठीक है। अब जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? वो है कपड़ा उद्योग। ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं अपन। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है जो है चाय। ठीक है। चाय देख लेते हैं, चाय पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला है, भारत में सबसे पहले जो है 1834 में अंग्रेजों द्वारा आसाम की घाटी में उत्पादन किया गया था चाय, सबसे पहले। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पहले जो है कहाँ उत्पादन किया गया था, तो वो उत्पादन किया गया था कहाँ पर? आसाम घाटी में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाय भारत की फसल ना होकर ये क्या चीन की फसल है, अर्थात चाय जो है चीन की फसल है, भारत की फसल नहीं। जैसे सोयाबीन है ना, भारत की नहीं है, चाइना की है। सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है विश्व में? अमेरिका में होता है। ठीक है। भारत में कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है। उसी प्रकार चाय भारत की फसल ना होकर चीन की फसल है, अर्थात चाय चीन की फसल है, भारत की नहीं है। सबसे पहले 1934 में
अंग्रेजों द्वारा असम की घाटी में जो है इसका उत्पादन किया गया था। 1813 में अगर आपको ये याद हो, एक एक्ट आया था जिसमें से अंग्रेजों ने चाय और चीन की जो है व्यापार जो है बंद किया था। ठीक है, इसी बारे में जो बताया गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहले 1834 में जो है असम में जो है असम घाटी में उत्पादन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये है चाय के बागान। ठीक है, देख लीजिए, इसकी अपनी एक परिस्थिति है कि ये जो इसकी जो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ढालदार जो है क्षेत्रों में जो है खेती सीखी जाती है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना ढालदार। आप अगर कहीं जाएँ, ये यूट्यूब में भी देखा होगा आपने कि अमूमन जो है दार्जिलिंग क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है चाय के लिए, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, तो ये चीज़ें जो पाई जाती थी, ये जो पिक्चर लगाने का बेसिक मतलब ये है कि आपको पता हो जाए कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इस टाइप पे देखिए स्लोप दिख ही रहा है, पानी चाहिए खूब, पर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चाय के बारे में। तो भारत में ये जो है ना कि चीन की जो है ये प्रमुख चाय है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है चाय के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है। ठीक है, चाय के लिए जो है क्या है परिस्थितियाँ कौन सी हैं। तो उसको 150 से 250 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, तापमान उच्चतम होना चाहिए, भूमि पर्वतीय ढालदार होना चाहिए जिससे पानी ना रुक सके। ठीक है, हरी गंधा युक्त जो है मृदा होना चाहिए, ये विशेष क्या है कंडीशन है। भारत में चाय, रबड़, कहवा, मसालों की खेती लेटेराइट मृदा में जो है की जाती है। लेटेराइट मृदा क्या होती दोस्तों, जब अपन ने जो पढ़ा था मिट्टियाँ, तब अपन ने उसमें पढ़ा था कि लेटेराइट मृदा क्या होती है। तो भारत में चाय, कहवा, मसालों की खेती जो है किसमें होती है, उसमें होती है, वो होती है लेटराइट मृदा में। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं। भारत में प्रमुख रूप से चाय उत्पादक राज्य जो है असम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है, यहाँ सर्वाधिक जो है चाय की खेती की जाती है। क्यों, परिस्थितियाँ ऐसी हैं वहाँ पे। अब तमिलनाडु में कैसे, अब सोचें कैसे बारिश भी हो। तो दोस्तों नीलगिरी का क्षेत्र है ना, नीलगिरी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कॉफ़ी और चाय दोनों संग उगाई जाती है। ठीक है, तो देश का 50% चाय उत्पादन अकेले असम में होता है, असम की चाय। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सर्वाधिक जो है चाय का उत्पादन होता है वो अकेले कहाँ होता है, वो अकेले आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, असम में होता है। देश का सर्वाधिक जो है 50% जो चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। चलिए, असम, ब्रह्मपुत्र, सुरमा घाटी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो असम मैंने बताया था सर्वाधिक जो चाय होती है असम में होती है, तो असम में कहाँ होती है, तो ब्रह्मपुत्र सुरमा जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसीलिए किसके लिए, चाय के लिए। तो कभी भी अगर सुरमा घाटी आए तो आप बेहिचक समझ जाइएगा कि चाय की बात की गई है, सर्वाधिक चाय होती है। जैसे दार्जिलिंग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सुरमा घाटी भी जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है। अब पश्चिम बंगाल में कहाँ, तो दार्जिलिंग हो गई, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, ये तीनों जगह जो है पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर सर्वाधिक जो है चाय जो है बेची जाती है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में जो है सर्वाधिक जो है क्या होती है, पश्चिम बंगाल में चाय होती है। रिपीट कर दूं, दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, ये 3 जगह। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी। ठीक है, हिल स्टेशन भी पब्लिक जाती है। तमिलनाडु में नीलगिरी। ठीक है, विश्व प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन, भारत और केन्या है। ठीक है, कौन कौन से, चीन, भारत और केन्या। तो इस तरह से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वीडियो था, समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत जल्द इसी के नेक्स्ट पार्ट में जो है हम मिलेंगे और जानेंगे और कुछ व्यापारिक फसलों के बारे में। तो पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।